सभी को नमस्कार। जीबी एजुकेशन में अपने सामाजिक विज्ञान की चर्चा कर रहे थे। इसमें अपने 12 लेसन तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन शुरू कर रहे हैं 13वां लेसन। देखो, एक तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई बच्चों की जो समस्या आ रही है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाना, क्योंकि ये समस्या मैंने कहा देखी हमारी स्कूल के भी जो बच्चे हैं ना, वो भी कई बार बोलते हैं सर हमें वीडियो भेजा करो। बेटा ये समस्या आनी नहीं चाहिए। जब आप वीडियो देखते हो हमेशा और फिर हर वीडियो के लिए आप ये प्रयास करते हो कि सर हमारे पास वीडियो भेजो। इतने बच्चों के पास जैसे 11,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ रखे हैं चैनल पे, अपन बात करें सब्सक्राइब जितने हो रखे हैं। उसके अलावा भी कई बच्चे देख तो रहे हैं लेकिन वो वीडियो भेजने का इंतजार करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि भाई हम वीडियो को हर एक बच्चे के पास पहुंचा पाए। जब भी आप वीडियो देख रहे हो नीचे एक बेल आइकन आता है और उस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है रेड कलर में। आप उसको क्लिक करो और उसको क्लिक करने के बाद ऊपर ही ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आता है, समझ के बाद उस पे क्लिक कर देना ताकि अपन जो भी नए वीडियो बनाते रहें वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। समझ के बाद चलो अब अपन चर्चा शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की। तो ये जो 13वां लेसन है बोर्ड परीक्षा में अपन बात करें तो कितने नंबर का लेसन होगा ये? 3 नंबर का, कैसे भी कर लो 3 नंबर का लेसन होगा। अब इस 3 नंबर के लेसन में 1% तो होगा कैसा? ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव पर्सन का मतलब 1 नंबर का तो ये हो गया। 1% होगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो 1% 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 1 2 नंबर का होगा। समझ गए बात? तो इसी तरीके से अपने को लेसन की चर्चा करनी है। प्रारंभ करते हैं अपन अपना लेसन। और शुरू में कुछ प्रश्न हैं जो लगभग सारे प्रश्न शुरू वाले तो 2 2 नंबर के बन रहे हैं। आर्थिक विकास। अब सुनना, किसे मानेंगे अपन आर्थिक विकास? अब आगे समझोगे आप आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास क्या है समझाइए, आर्थिक विकास की अवधारणा बताइए। कैसा भी प्रश्न हो आपका आर्थिक विकास के बारे में पूछा जाए तो आंसर आपको क्या बताना है समझना। देखो, जब प्रति व्यक्ति आय, जब प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ेगी, समझ गए बात? अपनी मंथली इनकम आज कुछ और है, हो सकता है भविष्य में अपनी इनकम बढ़े, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उससे पूरे राष्ट्र की आय भी बढ़ेगी। तो जब प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय इन दो में वृद्धि हो और इसके साथ ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ ही ये चीज तो आपको बतानी है कि जब प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा संस्थागत ढांचे, में भी विकास हो तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। समझ गए बात? देखो, केवल पैसों का, यहां तो अपन बात करें केवल पैसा बढ़ना, प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ रही है मतलब उसका पैसा बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है मतलब पूरे राष्ट्र के पास पैसे बढ़ रहे हैं। केवल पैसा बढ़ना ही विकास नहीं कहलाता। कई बार अपने पास पैसा तो होता है लेकिन ना तो अपने में सामाजिक समझ होती ना ही राजनीतिक समझ होती, तो उसे अपन आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। ये बढ़ने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत हर ढांचे में विकास हो रहा है, तब अपन उसको क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सतत विकास आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखना सतत विकास को ही कहा जाता है क्या?
पोषणीय विकास। सतत विकास को क्या कहते हैं? पोषणीय विकास। ये क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ ले, या पोषणीय विकास को ही अपन क्या कहते हैं? धारणीय विकास, ये आपसे पूछ ले। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों कभी नहीं देगा प्रश्न में। या तो आपसे पूछेगा सतत विकास किसे कहते हैं, या पूछेगा पोषणीय विकास किसे कहते हैं, या पूछेगा धारणीय विकास किसे कहते हैं। अब सुनना, आज हम जो विकास कर रहे हैं वर्तमान समय में, उससे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे विकास बढ़ता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की संभावना भी बढ़ती है। आज विकास हो रहा है, नई नई तकनीकी आ रही है, उस नई तकनीकी की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। देखो, विकास होगा तो उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योगों से पर्यावरण को नुकसान। विकास होगा तो सड़कों का निर्माण होगा, सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई, तो पर्यावरण को नुकसान। समझ गए बात? तो बहुत से फील्ड ऐसे हैं जिनमें विकास होगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कोई विकास किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सतत, पोषणीय या धारणीय विकास। क्योंकि भावी पीढ़ी का मतलब आने वाली पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर पाएगी जब अपन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अब इसका परिभाषा या मतलब समझना, यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए तो उसे, अब आगे मैं खाली छोड़ रहा हूं, समझ गए क्यों छोड़ रहा हूं खाली? तो उसे, अगर क्वेश्चन सतत विकास हो तो लिख देना, तो उसे सतत विकास कहते हैं। अगर पोषणीय विकास से संबंधित क्वेश्चन हो, लिख देना उसे पोषणीय विकास कहते हैं। अगर ये वाला हो तो लिख देना उसे धारणीय विकास कहते हैं। समझ गए बात? लो इसका स्क्रीनशॉट। ये 3 प्रकार के विकास हैं। 1-2 नंबर का प्रश्न लगभग पूरी संभावना है बनने की। या तो आर्थिक विकास पूछ ले, या सतत पोषणीय धारणीय विकास पूछ ले, और या फिर अब अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं कौन सा? समावेशी विकास। इन 3 में से बहुत ज्यादा संभावना बढ़ती है क्वेश्चन बनने की 1-2 नंबर का। तो सुनना, समावेशी मतलब, समावेशी का मतलब होता है सबका विकास। समावेशी विकास का मतलब सबका विकास। तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, भाषा आदि किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना जब समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास किया जाए तो उसे क्या कहेंगे अपन? समावेशी विकास। समावेशी शब्द से ही पता चल रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। सतत विकास में समावेशी का आंसर मत कर देना, समावेशी में सतत का मत कर देना, क्योंकि थोड़ा सा वर्ड पे जाना। समावेशी का मतलब समावेशी, सबका। समझ गए बात? तो इसमें लिखना, यदि धर्म, जाति, लिंग, भाषा, और भी अपन लिखें, जन्म स्थान लिख दो, चाहे क्षेत्र लिख दो, क्षेत्र आदि के आधार पर, इसमें से एक आधा भूल भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास किया जाए
तो उसे क्या कहते हैं अपन? समावेशी विकास कहते हैं। समझिए बात। ये लो अपने क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट। अब आगे सुनना। अब मानव विकास को लेकर कुछ चर्चा आपसे पूछा जाए। मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम, यही है ना क्वेश्चन तो अगला, मानव विकास की अवधारणा किसने और कब दी? सर्वप्रथम लिखने की आवश्यकता नहीं है। मानव विकास की अवधारणा कब व किसने दी? छोटा सा आंसर होगा, मानव विकास की अवधारणा कब आई थी? 1990 में आई थी। समझ गए बात? किसने दी थी अवधारणा? पाकिस्तान का एक विद्वान था जिसका नाम था महबूब उल हक। किसने दी थी अवधारणा? महबूब उल हक ने दी थी। समझ गए बात? अब अगला भारत को लेकर एक प्रश्न, पहले मानव विकास सूचकांक को लेकर एक प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक में किन किन आयामों को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन समझना, आप आंसर समझ जाओगे। मानव विकास सूचकांक मतलब किसी मनुष्य के विकास का पता करना है अपने को कि इसका विकास हुआ है या नहीं हुआ। तो किन सूचकांक या किन बिंदुओं के आधार पर अपन बता पाएंगे कि इस मनुष्य का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बताओ, उस व्यक्ति का ज्ञान देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अगर ज्ञान है इसका मतलब उसका विकास अच्छा हुआ है, ज्ञान नहीं है इसका मतलब उसके विकास में क्या रह गई? कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी। समझ गए बात? चलो, ज्ञान तो भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान है फिर भी उसका स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ रहता है कि वो हमेशा खाट पे पड़ा रहता है। तो क्या फिर उसको अपन विकास वाला मानो कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। चलो, ये दो चीज भी मिल गई। ज्ञान भी है उस व्यक्ति में, स्वास्थ्य भी उसका ठीक रहता है, लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल है जिसे अपन जीवन स्तर बोलते हैं, जीवन जीने का स्तर एकदम गलत है। हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब जीवन जीने का जो लेवल है, जो स्तर है, वो एकदम गिरा हुआ है। तो क्या उसको कह सकते हैं अपन कि इसका मानव का विकास हुआ है? नहीं कह पाएंगे। तो तीसरा लाइफ स्टाइल को अपन बोलते हैं क्या? जीवन स्तर। तो ये तीन चीजें देखी जाती है मानव विकास सूचकांक में, ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। समझ गए बात? इसे जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं। क्यों? वो कोई दिक्कत नहीं पड़े। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। ये वाला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनने की संभावना है, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी आएगा इसका। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बढ़ सकते हैं कि मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कब दी गई थी? 1990 में। मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी? 4 ऑप्शन दे देगा, आंसर क्या होगा? महबूब उल हक। ये क्वेश्चन बन सकता है मानव विकास सूचकांक में निम्न में से किस आयाम को शामिल नहीं किया गया है? तो 3 तो ये वाले ऑप्शन, चौथा और कोई दे देगा। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। अब देखो, कुछ प्रश्न बनते हैं आर्थिक नियोजन को लेकर। तो एक तो अपन पहले तो ये बात करेंगे, 2 नंबर का प्रश्न ये बन सकता है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं या आर्थिक नियोजन की अवधारणा क्या है, समझाइए। तो समझना इसको। हमारे पास नियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना समझते हैं आप? जितना समय बचा हुआ है उस समय के अकॉर्डिंग आप भी कई बार अपनी प्लानिंग करते होंगे कि भाई एग्जाम की कैसे क्या तैयारी करें अपन। अब आपको एग्जाम की तैयारी करने का टाइम और भी ज्यादा मिल गया है, तो
हो सकता है आपकी प्लानिंग में कहीं कोई कमी रह गई थी पहले, और आप क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। तो आप प्लानिंग कैसे करते हो, उपलब्ध आपके पास जो भी उपलब्ध समय होता है उसके आधार पर लक्ष्य प्राप्त करने की जो योजना बनाते हो उसे ही तो अपन प्लानिंग कहते हैं ना। वही मतलब यहाँ निकलता है, लेकिन यहाँ मतलब लेंगे किसके आधार पर, आर्थिक आधार पर। जो भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधन है उसके आधार पर लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधन, क्योंकि जितना पैसा या जितने आर्थिक संसाधन होंगे उसी आधार पर उस देश को अपने क्या निर्धारित करने पड़ेंगे, लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के आधार पर लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाना क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ये अपना आंसर कंप्लीट। इससे संबंधित एक प्रश्न की चर्चा और करेंगे, पर एक साथ ज्यादा क्वेश्चन शामिल नहीं होंगे। या तो आपका आर्थिक नियोजन के परिभाषा पूछा जाए, अर्थ पूछा जाए, तो सिर्फ यही बताना आपको। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम कब व किस देश ने अपनाई। तो विश्व में आर्थिक नियोजन की पहली बार अवधारणा 1928 में किसने अपनाई थी, सोवियत संघ ने। समझ गए बात। तो आर्थिक नियोजन की अवधारणा सबसे पहले कब हुआ, किस देश ने अपनाई, तो 1928 में अपनाई थी किसने, सोवियत संघ ने। अब भारत को लेकर, भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सर्वप्रथम कब व किसने दिया। तो भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले दिया था कब, 1934 में। और देने वाला व्यक्ति का क्या नाम था, एम विश्वेश्वरैया। किसने दिया था सबसे पहले। ये वर्ड याद ना भी रहे तो ज्यादा अपने को आवश्यकता नहीं है, ये अपने ऑब्जेक्टिव में बनने की संभावना है, तो थोड़ा बहुत याद कर लेना, विश्वेश्वरैया। समझ गए बात। तो भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले 1934 में किसने दिया था, एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। एक आप ध्यान रखोगे, इसकी एक किताब भी याद रखनी है, तो क्वेश्चन के रूप में अपन लिख लेते हैं, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक। क्या नाम था पुस्तक का, सामने लिख देता हूं आंसर इसका मैं, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये एम विश्वेश्वरैया की क्या थी, किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, प्लान का मतलब योजना बनाना, और योजना से संबंधित ही क्या हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया। ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न ले, इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चर्चा करें। भारत में आर्थिक नियोजन की तकनीकी
अपनाने का क्या उद्देश्य था। कोई दो उद्देश्य अपने से पूछे जाएंगे। कितने उद्देश्य याद रखने अपने को? दो। कि भाई ये आर्थिक नियोजन वाली तकनीकी भारत ने क्यों अपनाई। तो अपने को पता है आर्थिक नियोजन में किया जाता है, जो भी उपलब्ध संसाधन होता है उसके आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत ने क्या अपनाया? आर्थिक नियोजन की तकनीकी अपनाई। तो पहला सिंपल पॉइंट तो अपन ये लिख सकते हैं, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना। एक तो ये उद्देश्य था इसका। एक अपन सिंपल सा लिख सकते हैं क्या? गरीबी दूर करना। एक और याद रख लेना, आय की असमानता दूर करना। तीन उद्देश्य ध्यान रख लेना। दो अपने से पूछे जाएंगे, कोई से भी दो जो आपको अच्छे लगे वो आप याद कर लेना। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न है जो अपने को ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, मतलब एबेसेड वाले प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? इसका आंसर तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अपने से पूछ लिया जाए, योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में। समझ गए बात? योजना आयोग की स्थापना क्यों हुई थी? पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए। समझ गए बात? कि भाई 5 साल की योजनाएं बनाई जाएगी, इन 5 सालों में देश का विकास कैसे क्या हो इसके लिए। और ये योजना आयोग भारत के लिए क्या बनाया करता था? पंचवर्षीय योजना बनाया करता था। योजना का मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे आप भी तो कई बार प्लानिंग करते हो ना, वैसे ही आप तो प्लानिंग करते हो तो केवल एग्जाम तक की प्लानिंग करते हो कि एग्जाम तक कैसे क्या अपने को याद करना। ये योजना आयोग देश के विकास के लिए योजनाएं बनाता था। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। उसे कहते थे पंचवर्षीय योजना। तो देश की पहली पंचवर्षीय योजना का समय, ये अपने से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? देखो 1950 में तो योजना आयोग की स्थापना हो गई। 1 साल बाद ही इसने पंचवर्षीय योजना बनाना स्टार्ट कर दी। तो कब बनाई पंचवर्षीय योजना? 1951 में। कितने साल के लिए होगी पंचवर्षीय योजना? 5 साल के लिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक होगी? 1951 से 1956। वो एक नहीं हुई, 5 साल कंप्लीट। अब सुनना, आपसे पूछ लिया जाए योजना अवकाश की अवधि, ये जरूर ध्यान रख लेना। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है। योजना अवकाश की अवधि भारत में रही 1966 से 1969 तक। रीजन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो कारण थोड़ा सा समझना है इसको। योजना आयोग की स्थापना 50 में हो गई। 1951 से इसने पहली पंचवर्षीय योजना बना दी। पहली पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से 1956, 5 साल पूरे 56 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी 1956 से 5 साल कंप्लीट होंगे 1961 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी 1961 से 5 साल का पूरे होंगे 1966। सही है बात? अब 1962 में तो भारत का युद्ध हो गया चीन के साथ। 1965 में भारत का युद्ध हो गया पाकिस्तान के साथ। अब भारत की स्थिति हो गई थोड़ी खराब। देखो जब भी युद्ध होता है आर्थिक नुकसान तो होता ही है। भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई। भारत इस स्थिति में नहीं था कि वो 5 साल के लिए योजना बना सके, इसलिए उसने कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना बंद कर दी। और जो पंचवर्षीय योजना 3 तो लगातार बनी, फिर 1966 से 1969 तक इसने अवकाश ले लिया, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई। अब अगला प्रश्न भी आप समझ जाओगे, देखना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना कब बनेगी बताओ? 1969 में। कब तक? 1974 तक।
5 साल पूरे कब होंगे? 1976 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1976 में बनी, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए बनेगी, तो 5 साल होंगे 1979 में, 79 में। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 साल पहले ही बंद कर दिया था। समय पूरा होता 1979 में, 1 साल पहले मतलब 1978 में ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया? कौन सी? पांचवी। तो अब देखो, ये एक फैक्ट याद रखोगे आप, पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ गए बात? ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही बनेंगे सारे प्रश्न, ध्यान रखना। तो आप फैक्ट याद रखते जाना, ये जो मैं बोर्ड पे लिखता जा रहा हूं। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये लिख देते हैं यहीं पे। अब बात करें अपन 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में से भी कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। जैसे एक तो इसका क्या पूछा जा सकता है आपसे? समय। बहुत आसान समय है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012, 12 से 12 याद रखोगे। समय क्या? 2012। कितने साल की होती है हमेशा पंचवर्षीय योजना? 5 साल की। तो 5 साल ऐड कर दो, 2012 से 2017। समझ गए बात? अब 5वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखोगे आप, लक्ष्य क्या रखा गया? तीव्र समावेशी वैधारणीय विकास। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तभी अपने को देखो, तीव्र का मतलब तो कि विकास तेज गति से किया जाए। समावेशी विकास का मतलब आप समझ ही चुके। अपन ने लिखा था तीसरे नंबर का प्रश्न या चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का प्रश्न लिया था अपन ने, समावेशी विकास किसे कहते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न अपन ने लिया था सतत पोषणीय या धारणीय विकास किसे कहते हैं। इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के कारण ही इन शब्दों का अर्थ अपने को पढ़ना पड़ा था। समझ गए बात? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? लक्ष्य था। एक इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही ध्यान रखोगे, विकास दर कितनी रखी गई? 8%। बस ये कुछ फैक्ट याद रखोगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो बता देना 2012 से 17। इसका लक्ष्य पूछा जाए, तीव्र समावेशी व धारणीय विकास। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर पूछी जाए तो 8%। समझ गए बात? लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे की चर्चा करें। अब देखो, जैसे इस योजनाओं के संबंध में कुछ ऑब्जेक्टिव फैक्ट थे, वैसे नीति आयोग के बारे में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं, कुछ उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन। नीति आयोग, नीति का मतलब NITI। इसमें से क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो समझते जाना। या तो आपसे पूछा जाएगा इसका पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो NITI की फुल फॉर्म देखना। N का मतलब तो नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूशन भी लिख दोगे वहां तक भी चलेगा, संस्थान ही होगा इसका इंदेश, नेशनल इंस्टीट्यूशन।
या इंस्टीट्यूट लिख दोगे तो भी चलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर, टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग, TRANSFORMING, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर इंग्लिश वाला याद नहीं रखो, जरूरी नहीं आप इंग्लिश वाला ही रखो, वहां हिंदी में भी लिख सकते हो। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब बदलते, इंडिया का मतलब भारत, बदलते भारत। फॉर काम में लेते हैं अपन के लिए, बदलते भारत के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल का मतलब राष्ट्रीय संस्थान। तो ये इसकी फुल फॉर्म हिंदी में या इंग्लिश में, बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान। दोनों में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपको ज्यादा आसान लगे, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक याद रख लेना। या तो आपसे पूरा नाम पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी कब? 1 जनवरी 2015 को। या फिर आपसे पूछ लिया जाए नीति आयोग का अध्यक्ष। हमेशा दिमाग में रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें अपन, यहां थोड़ा सा है कि भाई आपकी पुस्तक में अरविंद पनगड़िया को बता रखा उपाध्यक्ष, जबकि वर्तमान में राजीव कुमार उपाध्यक्ष है। तो अब थोड़ा यहां ध्यान रखना, मैं 2 चीजें लिख देता हूं यहां। प्रथम उपाध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? राजीव कुमार। तो यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखना भाई कि आपसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा जाए, सही आंसर तो ये होगा कौन उपाध्यक्ष? राजीव कुमार। लेकिन कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर की में पेपर की कॉपी देख लेता है एग्जामिनर की, हाँ भाई अरविंद पनगड़िया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, कोशिश करना आप दोनों लिख देना, ताकि चेक करने वाले को पता रहे कि हाँ भाई बच्चे को दोनों पता है। अब वो जो भी माने अपनी तरफ से अपना आंसर सही जाना चाहिए। उपाध्यक्ष पूछा जाए तो आप प्रथम भी लिख देना और साथ में वर्तमान भी लिख देना। प्रथम तो कौन? अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में कौन? राजीव कुमार। अब नीति आयोग की स्थापना के 2 मूल केंद्र लिए गए। एक तो कौन सा? टीम इंडिया हब। 2 मूल केंद्र का मतलब कि इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग कार्य करेगा। एक तो देखो अलग अलग कार्य करते हैं, एक संगठित होकर कार्य करते हैं। संगठित होकर कार्य करना मतलब टीम इंडिया हब, एक टीम की तरह कार्य करना इसका उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया है। दूसरा इसका लक्ष्य रखा गया है क्या? ज्ञान व नवाचार। समझ गए बात? तो नीति आयोग में एक क्वेश्चन और बच गया आपका। ये उपाध्यक्ष हो गया। एक आपसे इसमें पूछा जा सकता है क्या? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूछे तो किताब में भी यही दे रखा है, और वर्तमान समय में आज की तारीख में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वही चल रहा है, जिसका क्या नाम है? अमिताभ कांत। समझ गए बात? तो नीति आयोग में क्या क्या ध्यान रखोगे? एक तो इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन? पहला तो था अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन? अमिताभ कांत। और स्थापना के 2 मूल केंद्र हैं, टीम इंडिया हब और दूसरा ज्ञान व नवाचार। तो इसी के साथ अपना लेसन नंबर 13 भी क्या होता है? ये लेसन नंबर 13 ना होके, क्योंकि 13वां लेसन तो अपने सिलेबस से हट चुका है, पता होगा आपको इस बात का। और ये है लेसन कौन सा? 14वां।
तो लेसन नंबर 14 दिमाग में रखोगे, 14वां लेसन भी अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो 14 तक कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन लेसन 15 के साथ फिर अपन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।